हेलो एवरीवन, दिस इज़ रीना कुशवाहा। आज मैं आपको एंडोस्पर्म के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी। इससे पहले भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंडोस्पर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं भ्रूण पोष। ये एक ऐसी संरचना है जो कि निषेचन के बाद बनता है। बनता कैसे है? मेल गैमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियाई मिलकर के यहाँ पे जब फ्यूज़न करते हैं तो पेन बनाते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं। फिर यही आगे चल करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। और ये कैसे होते हैं? 3N कंडीशन में होते हैं। कैसे 3N हो गया? मेल गैमीट N था, सेकेंडरी न्यूक्लियस 2N। तो यहाँ पे ट्रिपल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और क्या बनता है? एंडोस्पर्म। ये होता क्या है? एक ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उनको न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है। न्यूट्रिटिव टिश्यू, पोषण ऊतक। स्टोर्ड फूड मटेरियल, क्या क्या होता है इनके पास? प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है ना? एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो प्रेजेंट इन सीड। सीड के अंदर जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उनको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करता है। सीड दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एक एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब अभ्रूणपोषी बीज। इसके एग्जाम्पल पी बीन्स, मटर है, और फली वगैरह जो होती है वो है। ऐसा बीज जिसमें भ्रूण परिवर्धन में सारा एंडोस्पर्म जो होता है वो खर्च हो जाता है और बीच में भ्रूणपोष नहीं बचता है। मतलब यहाँ पे नॉन एंडोस्पर्मिक में क्या होता है? पूरा का पूरा एंडोस्पर्म होता है वो यूज्ड हो जाता है। ठीक है। नौ और दूसरा यहाँ पे एंडोस्पर्मिक सीड है, वो इसमें क्या होता है? भ्रूणपोषी बीज। इसका एग्जाम्पल कैस्टर, कोकोनट, व्हीट, मेज। ऐसा बीज जिसमें संपूर्ण भ्रूणपोष एम्ब्रियो के विकास में खर्च नहीं होता और बीच में थोड़ा सा भ्रूणपोष क्या होता है? शेष रह जाता है। यहाँ पे पूरी तरीके से यूज नहीं हो पाता है। नोट देखिए, लिखा हुआ है जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म निषेचन के पहले बनता है। ठीक है। यहाँ पे 3N कंडीशन है क्योंकि ये निषेचन के बाद बन रहा है। एक मेल गैमीट और 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस 2N जो कंडीशन होती है, इससे 3N बनता है। 2N और N, तब 3N बनता है। और यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो निषेचन के पहले ही बना होता है, इसलिए यहाँ पे कितनी होती है? ये अगुणित अवस्था होता है, N कंडीशन में होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। अपवाद, कुछ एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल जिसमें भ्रूणपोष होता है वो एब्सेंट होता है। कौन कौन सी फैमिली है? ऑर्किडेसी, पोडास्टिमेसी और ट्रेपेसी। ठीक है। ये 3 फैमिली ऐसी हैं जिनमें एंडोस्पर्म जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो अब हम चलते हैं आगे आगे की तरफ, देखते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के प्रकार कितने होते हैं? नंबर 1 है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, नंबर 2 है सेलुलर एंडोस्पर्म, नंबर 3 है हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, केंद्रकीय भ्रूणपोष। ये कैसा होता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है, सबसे सामान्य प्रकार का होता है। ये कैसा होता है? सबसे कॉमन टाइप का होता है। 56% जो आवृतबीजी फैमिलीज होती हैं उनमें इसी प्रकार का एंडोस्पर्म पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में कैलेट्रोपिस, जिसको मदार बोलते हैं, ओकरा भी बोलते हैं, फिनिक्स मतलब खजूर, डेट, और मालवा, और सिट्रस फैमिली, जैसे नींबू की जो भी फैमिली होगी उसमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। और मूंगफली, अरेकिस, हाइपोजिया में भी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही पाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट एंड फर्दर डिवीजन आर नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। पहला और उसके आगे का जो विभाजन होता है उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। क्या होता है फिर? वहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होती है। मतलब
न्यूक्लियर डिवीज़न होता है। कैरियोकाइनेसिस यहाँ पर होता है पहला, और उसके आगे का विभाजन में साइटोकाइनेसिस नहीं होता, कैरियोकाइनेसिस होता है। इस कारण यहाँ पे होता क्या है, मुक्त केंद्रकीय विभाजन से हजारों केंद्रक एम्ब्रियो सैक बन जाते हैं। ये सभी केंद्रक परिधि पर एकत्र हो जाते हैं और बीच में एक वैक्यूल बनाते, रिक्तिका बना लेते हैं। अंत में साइटोकाइनेसिस मतलब वॉल फॉर्मेशन होता है। वॉल का फॉर्मेशन पेरिफेरी से, मतलब पेरिफेरी पे पहले होगा फिर सेंटर की तरफ होता है, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ होता है, और भ्रूणपोष अंत में सेलुलर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी वॉल का फॉर्मेशन होगा सबसे पहले आउटर साइड से शुरू होगा, मतलब पेरिफेरी से शुरू होगा, फिर सेंटर की तरफ जाएगा, और फिर फाइनली ये एंडोस्पर्म कैसा हो जाएगा, सेलुलर हो जाता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है पार्शियली सेलुलर होता है। इसका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। कोकोनट, कोकोनट में आपने देखा होगा कुछ पोर्शन जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, कुछ फॉर्म लिक्विड फॉर्म में होता है। कुछ नारियल का जो पानी होता है वो न्यूक्लियर होता है, ठीक है, और जो सॉलिड कर्नल वाला पार्ट होता है, सफ़ेद वाला खाने वाला भाग होता है, वो सेलुलर होता है। ठीक है, लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, न्यूक्लियर पार्ट होता है, नारियल का पानी जो होता है, जो सॉलिड कर्नल पार्ट होता है वो सेलुलर होता है। इस प्रकार से जो कोकोनट का भ्रूणपोष होता है पार्शियली सेलुलर होता है और पार्शियली न्यूक्लियर होता है। ठीक है ना, इस डायग्राम में यही दिखाया गया कि पेरिफेरी पे हो रहा है, बन रहा है, फिर बाद में पहले पेरिफेरी पे वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर अंदर की तरफ। ठीक है, इसमें यही दिखाया गया, पेरिफेरी टू सेंटर, वॉल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, पेरिफेरी टू सेंटर की तरफ। नेक्स्ट हमारा है सेलुलर एंडोस्पर्म, ये 25% में मिलता है। कोशिकीय भ्रूणपोष, एग्जाम्पल इसका क्या, एडोक्सा, धतूरा, मैंगो, नलीना, लिया। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न व आगे के विभाजन में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस वाल फॉर्मेशन होता है। इस कारण कंप्लीटली सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे सेलुलर का दिखा रहा है, तो मतलब फाइनली यहाँ पे कंप्लीटली कैसा होगा, सेलुलर एंडोस्पर्म का ही फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ठीक, ये जो न्यूक्लियर डिवीज़न, एन डी न्यूक्लियर डिवीज़न और सी डी जो लिखा है वो साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न हो रहा है। टोटली यहाँ पे जो भी होगा, जो भी फॉर्मेशन हो रहा है, पूरे कंप्लीटली सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। थर्ड टाइप का है हीलोबियल एंडोस्पर्म, ये बहुत कम फैमिलीज़ में होता है, 17% प्लांट फैमिली में उपस्थित होता है। ये मोनोकॉट में मेनली पाया जाता है, एक बीजपत्री में। इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है, मतलब इंटरमीडिएट का मतलब कुछ जो होगा साइटो पहला वाला होगा, कुछ दूसरा वाला भी होगा, सेलुलर होगा, कुछ न्यूक्लियर होगा। ठीक है, इसका एक्सेप्शनल अपवाद केस में एंथेरा 2N, प्लूमेगो फ्लिटलेरिया 5N, पेप्रोमिया 9N होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अदर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं। वो रेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए। रूमिनेंट एंडोस्पर्म, ऐसा एंडोस्पर्म जिसकी सतह पर जो सतह होती है अनइवन होती है, मतलब यहाँ रिजेस और फरो पाया था, रिजेस उभार और खांचे। ठीक है, फरो मतलब खांचे, रिजेस मतलब ये उभार, रिजेस और ये फरो मतलब गर्त है और एक उभार है। इसका एग्जाम्पल रूबिएसी फैमिली, मिट्रेसी फैमिली और एनोसी फैमिली और पामेसी फैमिली, मिट्रिस्टिसिटनेसी। ठीक है, थोड़ा सा ये टिपिकल है स्पेलिंग। चलिए आगे देखते हैं। मोज़ैक एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म इज नॉट होमोजीनस एंड एंडोस्पर्म हैज़ पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर के यहाँ पे पैचेस पाए जाते हैं। जो एंडोस्पर्म होता है वो होमोजीनस नहीं होता है, समांगी नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे मेज़ हो गया, वहाँ पे येलो और वाइट पैचेस पाए जाते हैं। अदर टर्म्स रिलेटेड टू एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म से रिलेटेड कुछ अदर टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो भी आप देख लीजिए। जैसे जीनिया, फॉक नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीनिया टर्मिनोलॉजी को दिया था और यहाँ पे बताया था इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन
स्विंगल ने बताया था इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन टिश्यूज फाउंड आउटसाइड एम्ब्रियो सैक और एंडोस्पर्म, एग्जाम्पल पाम। ठीक है, फिर एक कंडीशन ये पूछी अच्छी इंपॉर्टेंट है, ये एलोरियन लेयर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये मोनोकॉट्स का स्पेसिफिक फीचर होता है और ये कहाँ पाया जाता है, सीरियल ग्रेन्स में पाया जाता है, जैसे व्हीट मेज में पाया जाता है। सीरियल ग्रेन्स में एंडोस्पर्म की जो आउटर लेयर होती है वो थिक हो जाती है, इसमें गर्त भी बन जाते हैं, इस लेयर को एलोरॉन लेयर कहते हैं। और इसमें एलोरॉन लेयर में प्रोटीन जो होते हैं प्रोटीन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। बीज का परिवर्धन, बीज क्या होता है, ये बीज जो होता है वो लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है। द्विनिषेचन के बाद भ्रूणपोष में भ्रूण और भ्रूणपोष का परिवर्धन होता है। इसके साथ ही संपूर्ण बीजांड एक बीज के रूप में विकसित होता है। इस समय बीजांड में अनेक परिवर्तन होता है। बीजांड में उपस्थित दोनों अध्यावरणों से बीजावरण बन जाता है। अब हम ये देखते हैं कि कैसे किन किन चीज़ों से किसका किसका विकास यहाँ पे होगा, आगे हम उसको बताएंगे। बाह्य आवरण जो होता है वो बाह्य बीजचोल टेस्टा जिसको कहते हैं, तथा अंता अध्यावरण में अंता बीजचोल जिसको टेगमेन कहते हैं वो बनता है। बीजांड व्रंत जो होता है बीज का व्रंत बनाता है, मतलब डंठल जो होता है वो बनाता है। बीजांड काय का मुख्य भाग भ्रूणीय विकास में काम आता है। न्यूक्लियस जो होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इसका मुख्य इंपॉर्टेंट रोल है। नोट, कुछ बीज में बीजांड का एक पतली झिल्ली के रूप में पाया जाता है जिसे परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहते हैं, जैसे कि काली मिर्च में पाया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस जो होता है वो पाया जाता है कुछ पतली झिल्ली के रूप में जिसे पेरिस्पर्म कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बीजांड से बीज बनने की अवधि में होने वाले कुछ परिवर्तन होते हैं वो आज हम आगे देख लेते हैं। क्या होता है, कौन सा भाग क्या बना लेता है। बीजांड व्रंत क्या बनाता है, बीजांड व्रंथि फ्यूनिकल मतलब फ्यूनिकल ही बनाता है, नाभिका ही बना रहता है। न्यूक्लियस जो होता है वो डिजनरेट हो जाता है और कभी कभी पेरिस्पर्म बना लेता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंटेगुमेंट जो होता है बीजाध्यावरण जो होता है टेग्मा और टेगमेन टेस्टा और टेगमेन बनाता है बीजावरण। एंडोस्पर्म जो होता है वो डिजनरेट हो जाता है या उपस्थित रहता है कभी कभी। सहायक मतलब सिनर्जिट और एंटीपोडल सेल्स क्या बनाती है, डिजनरेट हो जाती है। अंड कोशिका जो होती है वो भ्रूण बना लेती हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो भ्रूण पोष बना लेते हैं, एंडोस्पर्म बना लेती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा सीड के बारे में देख लीजिए। सीड क्या होती है, उसमें कुछ स्पेसिफिक मतलब निम्न रचनाएं पाई जाती हैं। सीड कोट, बीज चोल जिसको कहते हैं, कोटिलिडन बीज पत्र कहते हैं, एम्ब्रियोनिक एक्सिस भ्रूणी अक्ष कहते हैं। नोट, बीज पत्रों में भोजन संचित रहता है, मतलब कोटिलिडन जो होते हैं उसमें फूड जो होता है स्टोरेज रहता है, जो अंकुरण के समय नवोद्भिद को स्थापित करने के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है ना, ये देख लीजिए स्ट्रक्चर। ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, ये वाला जो दिख रहा है, और ये कोटिलिडन है, ये रेडिकल है, ये यहाँ पे रूट का फॉर्मेशन करेगा, ये प्लूम्यूल है, यहाँ पे शूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, प्रांकुर जिसको कहते हैं। मैच्योर सीड, ये पहले भी आपको बता चुके हैं। अभ्रूणपोषीय मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक, और दूसरा है एंडोस्पर्मिक, यहाँ पे भ्रूणपोष उपस्थित होगा और यहाँ पे भ्रूणपोष जो होगा अनुपस्थित होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये ग्राम, बीन, पी, ग्राउंडनट, टैमरिंड, कैप्सिला। और इसका एग्जाम्पल कौन होगा, कैस्टर, सनफ्लावर, पपाया, कॉटन। ठीक है ना, ये तो डाइकॉट प्लांट उसके बारे में था। और यहाँ पे अब ये कौन है, इसके एग्जाम्पल कुछ मोनोकॉट के भी दिए हैं, ऑर्किड, मनी प्लांट, वैलेसनेरिया, एलिज्मा, एमॉर्फोफेलस जिसको सूरन कहते हैं या जिमीकंद भी या कांद भी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक क्या था, डाइकॉट का था, और यहाँ पे मोनोकॉट के भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, मेज, वीट, राइस, बार्ले। ठीक है ना। ओव्यूल का बीजांडद्वार बीज चोल में एक छिद्र के रूप में पाया जाता है। बीज के अंकुरण के वक्त इस छिद्र से बीज ऑक्सीजन व जल प्राप्त करता है। बीज अब परिपक्व होता है तो उसमें स्थित भ्रूण निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, इसे प्रसुप्तावस्था कहते हैं। डोरमेंसी स्टेज वो स्टेज होती है जब जो भी सीड हो या फिर जो भी एनिमल्स होते हैं वो स्लीपिंग स्टेज में चले जाते हैं।
ठीक है, मतलब वो उस समय निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, वो किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करते हैं, डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं। इस दौरान इसमें जल की मात्रा भी कम हो जाती है, अनुकूल इस परिस्थिति आने पर बीज अंकुरित हो जाता है। एक नोट देखिए, लिखा है बीज कृषि का आधार है। बीज डिहाइड्रेशन व डॉर्मेंसी दर्शाते हैं। ये दोनों लक्षण बीज के भंडारण में सहायक हैं, जिन्हें वर्ष भर भोजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं व अगली ऋतु में फसल भी उत्पन्न कर सकते हैं। आवृतबीजी पादपों के बीज के कुछ लाभ जो होते हैं वो देख लेते हैं। कठोर बीजावरण के कारण बीज में स्थित भ्रूण को सुरक्षा मिलती है। बीज लैंगिक जनन का उत्पाद है, इसलिए ये नए आनुवंशिक पुनर्संयोजन उत्पन्न करता है। बीज में उपयुक्त मात्रा में संग्रहित भोज्य पदार्थ पाया जाता है, जो नवोद्भिद को पोषण देता है। बीज नए आवासों में आसानी से प्रकीर्णित होते हैं। ठीक है। बीज जीवन क्षमता, सीड वायबिलिटी। जीवन क्षमता मतलब कितने वर्ष वो जीवित रह सकते हैं, कितने महीने जीवित रह सकते हैं, और इसके बाद एक समय के बाद वो अंकुरण की क्षमता को खो सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वह काल जिसमें बीज अपने भीतर अंकुरण की क्षमता को बनाए रखता है, उसे बीज जीवन क्षमता कहते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जहाँ बीज कुछ महीनों में ही जीवन क्षमता खो देते हैं, जैसे ऑक्सैलिस खट्टी बूटी। आपने एक ऐसा प्लांट देखा होगा, ऐसे ऐसे लगे रहते हैं बारिश के मौसम में, हाँ 3 पत्तियां निकली रहती हैं, खट्टी खट्टी होती है, इसको खाइए तो खट्टी लगती है, तो इसको ऑक्सैलिस खट्टी बूटी कहते हैं। ठीक है ना। कुछ बीज सैकड़ों सालों तक जिंदा रहते हैं। ऐसे कई प्राचीन बीजों के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं जो कई सैकड़ों सालों से अपनी जीवन क्षमता को बनाए रखे हुए हैं। ठीक है, कुछ जो हैं वो बहुत सालों से जिंदा हैं। फेनिक्स डक्टाइलीफेरा, खजूर, डेट पाम। 2000 वर्ष पुराने बीजों को डेड सी के पास स्थित किंग हेरोड पैलेस से खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया था, जो जीवन क्षमता बनाए हुए थे। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है लुपिनस आर्कटिकस, ल्यूपिन जिसको बोलते हैं, के बीज 10,000 साल की प्रसुप्तावस्था के बाद भी अंकुरित हो गए। इन्हें आर्कटिक टुंड्रा से खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया। अगला टॉपिक है हमारा अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पिक। पुष्प से बिना निषेचन के ही फल का निर्माण जो होता है, वो ऐसे प्रोसेस को हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। एग्जाम्पल अंगूर, केला, अनानास। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पार्थेनोकार्पी का मतलब वो फ्रूट का निर्माण जो होता है, वो फ्रूट जो कि बिना निषेचन के बने हैं, उनको हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और जो ये प्रोसेस होती है, इसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। मतलब अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस, बिना निषेचन के भ्रूण बनना। मतलब एक ही प्रोसेस है, बिना निषेचन के जो भ्रूण बन रहा है, इसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और इसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा, मतलब फल बन रहा है, तो उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। ठीक, फिर अगला हम देखते हैं एपोमिक्सिस, असंग जनन। पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। इस घटना को असंग जनन कहते हैं, जैसे गन्ना, आलू। इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, फ्रूट बनने की जो प्रोसेस होगी पार्थेनोजेनेसिस कहलाएगी, और जो बीज बनने की प्रोसेस होगी, बिना निषेचन के जो बीज बन जाएंगे, इसको एपोमिक्सिस कहते हैं। विंकलर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1908 में इसको बताया था। गन्ना और आलू इसका एग्जाम्पल है। पॉलीएम्ब्रियोनी, इसकी खोज सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1791 में संतरे में इसके खोजा था। है क्या चीज़ ये, मतलब जो भी सिट्रस फैमिली है उसमें ये कॉमन रूप से आपको देखने को मिलता है, जैसे नींबू वाली फैमिली, नींबू संतरा वाली फैमिली, उसमें पॉलीएम्ब्रियोनी होता क्या है, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्थेनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, ये तीनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद रखिएगा, और उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप फिर इसको पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, ताकि आपके ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। थैंक यू, बाय बाय।